मैं हूं खुर्रम मलिक और अभी हमारे साथ हैं AIMIM के बिहार के सदर और नए एमएलए अमौर से नए एमएलए चुने हुए जनाब अख्तरुल ईमान साहब। मैं अख्तरुल ईमान बिहार के सबसे पसमानदा तरीन इलाका सीमांचल में ज़िला किशनगंज का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो अख्तरुल ईमान साहब, आपने एक बेहतरीन जीत की है और आपको एक अच्छी जीत मिली है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि MIM जो एक पार्टी है उस पर वोट कटवे का हमेशा से एक सवालिया चिन्ह लगा रहता है, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? हंगामा है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। ये कभी हम लोग फिल्मों में सुनते थे और आज यही हाल हम लोग की निस्बत से इन पार्टियों का है। 2004 तक जिनके साथ मिलकर हम काम करते रहे, है ना, बल्कि 2010 तक शायद हमारे मरकजी क़यादत हमारी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करती रही। तो उस वक्त बड़े नेक थे हम, उस वक्त बड़े अच्छे थे हम। जब इनके सदराती इलेक्शन में, जब पार्लियामेंट जब ज़रूरत पड़े तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मदद ली जाए, उस वक्त बड़े अच्छे थे हम। और हमने अपनी नई राह निकाली तो बड़े ख़राब हो गए हम। कुछ लोग हैं जो इस तरह का बकवास कर रहे हैं और हम इस मुल्क में जो दस्तूर और आइन है उसके मुताबिक जो हुकूक हमको हासिल है अपनी सियासी पार्टी बनाने का, अपने अगराज व मकासद तय करने का, हम उसके काम कर रहे हैं। हम किसी की परवाह नहीं करते, किसी बैसाखी के सहारे हम चलते भी नहीं हैं। दरअसल जमहूरियत में सारे कुछ फ़ैसले आवाम को करने हैं। हम आवाम के दरमियान में आए हैं, आवाम ने हमें कबूल किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग वोट कटवा कह रहे हैं, इस आवाम का वो मजाक उड़ा रहे हैं कि इन्होंने सही तौर पर वोट का इस्तेमाल नहीं किया। ये दरअसल हमारी तस्दीक नहीं कर रहे हैं, दरअसल इस मैंडेट का जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उसकी तस्दीक कर रहे हैं। और किसी जमहूरियत में आवाम की तस्दीक करने वाला कोई जमात वो आवाम की कभी फलाह के बारे में नहीं सोच सकती। सीमांचल हमेशा से एक पिछड़ा इलाका रहा है और असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के एक तरह से चीफ कह लें, तो उन्होंने सीमांचल के स्पेशल स्टेटस पर अक्सर बातें की हैं। तो क्या है वो स्पेशल स्टेटस और आप लोग किस तरह से सीमांचल की तरक्की के लिए क्या काम करेंगे आगे? देखिए, स्पेशल स्टेटस एक फितरी तकाजे का नाम है। माँ अपने 4 बच्चे अगर हैं सबों से प्यार करती है, लेकिन जो बच्चा कमज़ोर और बीमार हो जाए उस पर खुसूसी तवज्जो देती है। ठीक उसी तरह से मुल्क में जब कोई इलाका, कोई आबादी अगर कमज़ोर हो जाए तो आइन साज जमात ने उसके ख्याल रखते हुए स्पेशल तवज्जो देने के लिए आर्टिकल 371 के ज़रिए से ये प्रावधान रखा है कि जो इलाका मेन स्ट्रीम से टूट जाए, सरकारी नाइंसाफ़ियों की वजह से, कुदरती आफात की वजह से, किसी वजह से, तो उसको इस ख़ुसूसी तवज्जो देकर उसको ऊपर उठाया जाए। तो इस एतबार से अगर आप देखेंगे तो हम मरकज़ और रियासती दोनों सरकार की अदम तवज्जुही का शिकार रहे हैं। कुदरती आफात से हम दो चार रहे हैं, जिसके नतीजे में जो आपने कहा कि हमेशा से पिछड़ा रहा, हमेशा से पिछड़ा नहीं रहा। आज़ादी कबल आज़ादी की तारीख पढ़ लें आप, ग़ुलाम हिंदुस्तान में इनसे ज़्यादा खुशहाल हम थे। आज़ाद हिंदुस्तान के भी इब्तदाई दहाइयों में हम इनसे ज़्यादा खुशहाल थे। बिहार के दूसरे इलाकों के मजदूर जाकर सीमांचल में काम करते थे, पंजाब के मजदूर वहाँ आते थे। और आज जो उसकी जो गुर्बत व अफलास का डेरा वहाँ पर है, वो दरअसल दिल्ली और पटना की बेरुखी की वजह से है ना। जदीद हिंदुस्तान की तरक्की में उस इलाके को महरूम रखा गया। ये ख़ास पार्टी के चाटुकार किस्म के लोग वहाँ से जीत कर आए, अपनी पार्टी के वफादार बन कर रहे और वहाँ के अवाम और वहाँ की ज़मीन के लिए कभी अपनी वफादारी साबित नहीं कर सके। और इन्हीं तमाम तर चीज़ों का पर्दाफाश MIM ने किया है कि साहब, आपका वोट अगर किसी को तख्त व ताज दे सकता है और आप तख्त व ताज से आपका वोट माजूल कर सकता है किसी को, तो इस वोट में ये भी क़ुव्वत है कि आप अपने नस्लों की तकदीर बदल सकते हैं। अब की बार वहाँ के लोगों ने हुकूमत साजी के लिए नहीं, अपने नस्ल और अपने इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए वोट का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए उस इलाके में हम लोगों ने उस अंधेरे में चिराग जलाने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लौ तेज हुई है। तो वो तमाम तर लोग जो लोग डाका डालते थे उस इलाके में, उन तमाम तर चोरों के पेट में बड़ी ऐंठन हो गई है कि साहब, इस अंधेरी रात का खात्मा होता है, अब वहाँ नक़बज़नी तो मुश्किल होगा, इसलिए वो परेशान है। एक बड़ा सवाल उठता है अक्सर कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सियासत है और MIM जो पार्टी है, उसे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जो सेकुलर मिजाज की पार्टीज हैं
वो उन्हें मुसलमानों की पार्टी कहती है। इसको किस तनाजुर में आप देखते हैं? क्या वाकई में एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, या फिर पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग बसते हैं सभी अलग अलग मज़ाहिब के लोग हैं, अलग अलग ज़ात के लोग हैं, ठीक है, सबकी पार्टी है, या फिर कुछ एक पार्टिकुलर जमात की पार्टी है? देखिए, दरअसल एमआईएम मुसलमानों की पार्टी नहीं है। एमआईएम महरूमों, मजलूमों और बेकसों की आवाज़ का नाम है। ये बेकसी, ये मजलूमियत, ये महरूमी जहाँ भी हो, उसकी आवाज़ हम उठाते हैं। रोहित वेमुला की आवाज़ हमने उठाई। दलितों की तकदीर बदलने के लिए जय भीम और जय मीम का नारा ही हमने नहीं दिया, बल्कि मेरे लीडर ने यह कहा कि दलितों को अगर वाक़तन उससे मोहब्बत है भीमराव अंबेडकर से, तो दलितों के किसी बेटे को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठाओ, तभी दलितों को इंसाफ मिल पाएगा। इससे ज़्यादा बैयन इंसाफ की बात कुछ कही जा सकती है क्या? मुसलमानों की तरफदारी नहीं, हम इंसाफ के तलबगार हैं और दस्तूर और आइन के मुताबिक बात करते हैं। जिन लोगों ने खुद से कुर्सियों में बैठकर फिरका परस्ती की है, अकलियतों और दलितों को हुकूक से महरूम किया है। आपको याद है, हंडन नदी के किनारे कांग्रेस के ज़माने में सीने पे गोलियां चली और किसी गैर मुस्लिम ने नहीं चलाया, बल्कि कांग्रेस के सिपाहियों ने चलाने का काम किया था। गुजरात के बीजेपी के दौर के जुल्म और ज्यादती को हम माफ़ नहीं कर सकते, न कभी फरामोश कर सकते हैं। ये तो हमारी नस्लें इस खूनी तारीख को याद रखेंगी। लेकिन मामला है कि जो लोग मुबैना तौर पर अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इनका नाम कुछ भी रहा हो, लेकिन किरदार इनका कभी भी सेकुलर नहीं रहा है ना? है ना? ये कवाकिब नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। मामला यही है, ये अपने आप को सेकुलर कहते रहे। अगर मैं कहता हूं कि एक लंबे अरसे तक ये जो इलाकाई पार्टियां रही, लालू जी की पार्टी रही, मुलायम जी की पार्टी रही, जयललिता जी की पार्टी रही, इलाकाई पार्टियां रही हैं, लेकिन कौमी सतह पर सेकुलरिज्म का सबसे दम भरने वाले और अकलियतों की मसहियाई की बात करने वाली कांग्रेस थी। जिस कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद वहां पर मस्जिद तामीर करने का वादा किया था, और आज चांदी की दीवारों से वहां पर मंदिर तामीर कर रही है। सारा राज बेनकाब हो गया है। रात को कांग्रेस में रहने वाला सुबह बीजेपी में चला जाता है। तो इन मुबैना सेकुलरों को आप सेकुलर कहते हैं? इस सेकुलरिज्म के इस धोखे के खेल ने ही तो अकलियतों को इनसे बेजार किया है और इनको कुर्सी से माजूल किया है। हाँ, ये और बात है कि मौजूदा वक्त जो निज़ाम चल रहा है, वो निज़ाम भी इत्मीनान बख्श नहीं है। जुल्म तो सबों ने किया है। हम इंसाफ की तलब में, इंसाफ की तलाश में और अपने हुकूक को हासिल करने के लिए, बेदार करने के लिए आए। हम कुर्सी के तलबगार नहीं हैं, हम इस मुल्क में इंसाफ के तलबगार हैं। जमहूरियत में आइन के नफाज के तलबगार हैं हम, और सबको बराबर जीने का हक मिले और आइनी हुकूक उनको मिले, उसके तलबगार हैं हम। तो यही है, जालिमों की बस्ती में जब मजलूम अपने हक की बात करता है तो जालिम उल्टे उसे जालिम कहता है। इसलिए मुझे बदनाम करने के लिए कभी वोट कटवा कहा जाता है ना, कभी कुछ से कुछ कहा दिया जाता है। जहां हम नहीं लड़ते हैं वहां भी अगर फिर आपस जमातें जीत जाती हैं तो उसका बदनामी है। अभी चंद लोग हैं दीवाने जो कहते हैं कि साहब अगर ये लोग नहीं लड़ते तो ऐसा हो जाता। तो इन बेचारे अक्ल से महरूम लोगों की जमात या किसी ख़ास पट्टी से बंधे हुए लोग हैं या खास ऐनक से देखने वाले लोग हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो हम एक जगह लड़े थे और वहां पर भी कांग्रेस ही जीती थी, बाकी 39 जगह किसने इसके हाथ रोक लिए थे? तो ये बेबुनियाद सवाल है, गुमराह कुन प्रोपेगंडा है। इससे बचने की, और अहले दानिश इस पर अब तबसरा भी नहीं करते, बल्कि अहले दानिश की वो जमात जिनको अंदेशा था कल तक कि मेरे आने से शायद कुछ खेल बिगड़ेगा और नुकसान दूसरों को होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कल तक जो हमसे बैर रखते थे, इख्तलाफ करते थे, और दर्जनों की तादाद में आज वो हमारे हामी हैं। चूँकि अमली तौर पर जो काम हमने किया है और जिस तरफ हमने पेशकदमी की है, जो मेरा सियासी नसबुल ऐन है, अब उनको इत्मीनान हो गया है कि ये पार्टियाँ किसी की तरफदार नहीं हैं, बल्कि वसूल और आइन और मजलूमों की आवाज़ है। एक सवाल है कि अभी वैशाली में एक गुलनाज नामी खातून की जो है बेरहमी से दर्दनाक हालत में उनका कत्ल कर दिया गया, उन्हें जला दिया गया। आप शायद गए थे वहाँ पे, क्या अपडेट है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जो कातिल हैं वो गिरफ्तार हुए हैं या फिर एक हुए हैं या सारे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या अपडेट है? मुझे तो कातिल और उसके साथ उस कत्ल में साथ देने वाले मुजरिम सतीश और चंदन की गिरफ्तारी की खबर मिली है, और इनका मुजरिमाना किरदार पहले का भी रहा है। मोहल्ले की किसी औरत के साथ जुल्म ज़्यादती पहले भी की है। 29वीं तारीख को उस लड़के ने इस लड़के के साथ छेड़खानी की। एक बेवा, एक गरीब, एक कमज़ोर औरत
जिस बिहार में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ की बात कही जा रही है, इन खुशनुमा नारों के दरमियान में मैं कह रहा हूं, हुक्मरान जमात को ज़रा सी भी अगर गैरत हो तो उसको अपना गिरेबान झांकना चाहिए। और वो औरत गरीब इस कदर है कि वो 40 किलोमीटर रोज़ाना मुसाफत तय करके पटना आती है। पटने में वो दर्जीगिरी का काम करती है, 300 सवा 300 रुपये वो कमाती है, 120 रुपये किराए में देती है, सिर्फ 200 रुपये लेकर शाम को अपना चूल्हा जलाती है। 2 साल हो गए उनके शौहर के मरने के, इसी जरिए से उसने अपने बच्चों को पाला। बेटी की शादी 2 महीने के बाद उनकी होने वाली थी और उस नौजवान लड़की को वह मोहल्ले के लड़के ने छेड़खानी करी। 29वीं तारीख को छेड़खानी करी, माँ घर पहुंची तो बेटी ने शिकायत की और माँ ने जाकर उनके वालिदैन से शिकायत की। यह मामला था। और 30वीं तारीख को फिर उसने कहा, ये बेचारी पेट की मारी फिर आ गई पटना, और उस दिन उसकी बेटी को जबरन उन लोगों ने ले जाना चाहा, कचरे फेंकने गई, बाहर निकली वो, ये तो अपने कमरे में बंद रहती थी, खौफ से निकलती थी नहीं, शाम को कचरा फेंकने के लिए गई, तो उस वक्त इन बदमाशों ने उनको ले जाना चाहा, नहीं हुआ तो इस पर आग छिड़क कर जला दिया। मामला यह कि 30वीं तारीख का मामला है। 30 तारीख को ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन रात को हो जाती है, माँ लौटती है और उस लड़के ने, जिस लड़के ने इसको जलाया, उसके वालिद इनको लेकर डॉक्टर के यहाँ आते हैं, लेकर के प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि अपने बेटे के जुर्म को शख्स ने कबूल किया है। यही वजह है, गांव मोहल्ले का कोई नहीं आया, वही आया, उसने इनको प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ सरकारी अस्पताल में जाने से रोका, उसने इलाज कराने का यकीन दिलाया, लेकिन इसकी माँ ने पुलिस को खबर दी और 30 तारीख के बाद 15 तारीख तक पुलिस सोई हुई रही, है ना। इलेक्शन का अमल तो खत्म हो गया था 7वीं तारीख। प्रशासन कहीं ना कहीं मशकूक। प्रशासन मशकूक क्या, मैं समझता हूं उसमें कई चीजें हैं। एक तो उस बदकिस्मत अभागन बेटी की को जलाया गया, उसकी जान गई, और एक सवाल उठता है मीडिया पर कि जमहूरियत वहां जिंदा कैसे रखती है जहां मीडिया पर पाबंदी हो। आखिर ये 15 दिनों तक खबर क्यों नहीं आई? ये तो भला हो सोशल मीडिया वालों का जिसने खबरें लाई। और अलमिया ये है कि 40 किलोमीटर दूर वाकया जरूर हुआ है, लेकिन सरकार के नाक के नीचे और सरकार के सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच में, जबकि इस किस्म के जो बर्न के केस आते हैं, जो भी हादसाती केस आते हैं, पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई उसकी होती है, तो पुलिस की कार्रवाई से भी बाखबर थी हुकूमत, क्यों नहीं बाखबर हो सकी? क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया जा सका? अखबार को क्यों नहीं खबर, मीडिया के लोगों को क्यों नहीं खबर हो सकी? और एक लड़की वहां पर है और जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, और उन्होंने इस लड़की की तरफदारी की, इसके नाम पर चंदे वसूल किए, और किरण ने, है ना, किरण का मशकूक है कि उसके तरफ से लगा दी गई थी, उसको खबरें बाहर नहीं जाने दी जा रही थी। पटना यूनिवर्सिटी के जब कुछ नौजवान वहां गए तो किरण उनसे उलझ गई। किरण की माँ ने पहले उस मजलूमा की माँ का पासबुक लिया और बाद को अपना पासबुक चला करके उस पर चंदे मंगवाने का काम किया और लेपापोती करने लगी, और जब वो नौजवान वहां आकर इसकी आवाज़ को उठाना चाहा तो उल्टे उनसे लड़ गई। इसके माने मुबैना तौर पर वो कहीं ना कहीं से इस साजिश का शिकार थी। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने कल शाम को एसपी से बात की कि साहब, इसकी छोटी बेटी जो क्लास 8 में शायद पढ़ती हो, कि छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, उसको धमकाया जा रहा है कि तुम गवाही दे रही हो, सच बोल रही हो, और वो करे, तुमको स्कूल नहीं जाना है तो वहां से उठा लेंगे। और ये उस मुजरिम का चचा बोल रहा है, उसकी तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। एसपी साहब कह रहे हैं साहब हाँ, सोम के दिन कोर्ट में बयान होगा। क्या सारे बयान कोर्ट में होंगे तब होगा? लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी है उसकी, है ना। तो कहीं ना कहीं से पुलिस या गफलत, या फिर ये कहूँ कि हुक्मरान जमात के दबाव पर पुलिस, मैं तो समझता हूँ कि पुलिस से ज़्यादा हुक्मरान जमात का दबाव है कि पुलिस को काम आगे नहीं करने दे रही है। और मैं तो शायद ये भी अंदेशा है कि अगर खुदा न खास्ता ये अक़लियत जमात की बच्ची नहीं होती, दूसरी की होती, तो ये जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, इलेक्शन का ज़माना था, इसके कुछ गलत असरात हुए, तो शायद उसकी खबरों को बहुत विस्तार से बताया जाता, है ना, ये था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये मामला किसी कम्युनिटी से टकराव का नहीं है, 2 फर्द के दरमियान का है। और मैं वहाँ के मुकामी लोगों को, चाहे वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने अब तक वहाँ के माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाए रखा है। इसको 2 व्यक्ति और 2 फैमिली का मामला समझा है, इसको कम्युनिटी का मसला उन्होंने नहीं बनने दिया और नहीं बनने देना चाहिए। मैं मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करूँगा और राजनीति रोटी सेकने वालों से भी कहूँगा कि बेटी सबको है, माएँ सबको हैं। अगर तुमने दूसरे की बेटी के साथ आज इंसाफ नहीं किया तो कल तुम्हारी बेटियों के साथ भी ये हश्र होगा। इसलिए उस बेटी को इंसाफ मिले, स्पीडी ट्रायल चलाकर मुकदमा चलाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए इन जालिमों को, और पुलिस के किरदार की भी ये मुअत्तल कर देना वक्ती तौर पर, यह सस्पेंशन कोई वो नहीं है, पुलिस के लिए आराम का है। और कैदियों को, जो आदि कैदी हैं, उनको जेल उनके लिए आराम का है, जेल कोई सज़ा का घर है नहीं। ऐसे लोगों को जब तक चौराहे पे फांसी पे लटकाया नहीं जाए
तब तक इस मुल्क में बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रह सकती। कुछ बदमाश लोग हैं जो लब जिहाद का नारा कर रहे हैं ऐसे मौके से, है ना। किसी की बस्ती जल रही है और तुमको दिवाली याद आ रही है ना। तो मामला यह है कि कुछ लोग इस मामले को डाइवर्ट करने की एक मजमूम साजिश कर रहे हैं। मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूं कि बेटियां तुम्हारे घर में भी हैं। अगर तुमने दूसरी की बेटियों की इज्जत की पहरेदारी नहीं की तो तुम्हारी बेटियां भी महफूज नहीं रहेंगी। वक्त सबसे बड़ा मुनसिफ है, वक्त से कोई टक्कर नहीं लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल है संक्षेप में कि आपका असेंबली में क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप हज़्ब इख्तिलाफ के साथ ही रहेंगे या आपका एक अलग स्टैंड रहेगा? एक सवाल ये, दूसरा इसी के साथ ये है कि क्या सीमांचल की हालत अब MIM के 5 सीट जीतने के बाद बदलने वाली है? यकीनन सीमांचल की हालत के बदलने का ये एतराफ़ भी है और ये सबूत भी कि हम वहाँ से जीत के आए। वहाँ की आवाम ने अपने हालात को बदलने के लिए ही हमें वोट दिया है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब तक नीयत में तब्दीली नहीं आएगी, अमल में तब्दीली नहीं आएगी। क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपने नीयतों में तब्दीली की और अमली तौर पर हमें वोट दिया है। इसके माने वहाँ की कौम आमादा हो गई है कि हम अपनी हालत बदलेंगे, और खुदा ने उस कौम की हालत ज़रूर बदली है जो बदलने पर आमादा हुई है। तो यकीनन है कि हम वहाँ के लोगों की नीयत और अमल में जो तब्दीली आई है, हम बदलने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। जहाँ तक असम्बली में मेरे रोल के ताल्लुक से कहा है, बिहार में हम तीसरे बदल के तौर पर आए और लोगों ने तीसरे बदल के तौर पर हमको कामयाब किया है। हम देखेंगे, हम बिहार में अपोजिशन तो नहीं, हाँ, लेकिन हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान में पहरेदार की हैसियत से जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक चहमगोइयाँ हैं कि हो सकता है कि मतलब तेजस्वी की सरकार बने, अगर ऐसी खबरें हैं उड़ती उड़ती, तो उसमें क्या रोल रहेगा MIM के जो 5 विधायक हैं? क्या कहीं ना कहीं किंग मेकर बनने जाएगी वो? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि फ़िरका परस्तों से दूरी है और फ़िरका परस्ती के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़े, हम उसका साथ देने के लिए आमादा है। लेकिन कल क्या होगा, मौसम कैसा रहेगा, कल जैसा मौसम होगा लिबास का इस्तेमाल वैसे होगा। तो कहीं ना कहीं अख्तरुल ईमान साहब जो अभी नए नए अमौर विधानसभा से जीत कर आए हैं, उनका कहना है कि हम पूरी क़ुव्वत के साथ असेंबली में अपनी बात रखेंगे और जो पिछड़े और महरूम तबक़ात हैं उनका ख्याल रखा जाएगा और सीमांचल की सूरत हाल बदलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप आगे की ख़बरों को देखने के लिए